students, my name is Ravikant and you are watching my YouTube channel Physics with RK sir. So today we are discussing about chapter first Physical World class 11th. तो today topic is isolated system. इससे पहले हम पढ़ जो चुके हैं वो क्या है, नेचर ऑफ फोर्सेस, व्हाट इज साइंस, डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस, उसके बाद फिजिक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आवर सोसाइटी. तो आज हम पढ़ेंगे आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में. तो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या हुआ? ए सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स. मतलब एक ऐसा सिस्टम है जिसमें नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा लार्ज है या बॉडीज हैं. ठीक है, तो इसका मतलब एनी सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? एनी सिस्टम ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स, क्या एक्ट ना हो, नो एक्सटर्नल फोर्स या फिर इन्फ्लुएंस एक्ट्स इज नोन एज एन आइसोलेटेड सिस्टम. मतलब ना तो कोई चीज उसके अंदर एंटर कर सके और ना ही उससे एग्जिट कर सके, तो दैट इज नोन एज आइसोलेटेड सिस्टम. ओके, तो अब जो हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम. अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? डू यू नो? हम पहले पढ़ चुके इसलिए हमने ये पहले पढ़ा. तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट. मतलब किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम पे जो चार्ज होगा आपको वो कैसा मिलेगा? कांस्टेंट. अब इसका प्रूफ देखिए. मान के चले आपके पास कोई भी ग्लास रोड है और वो कैसी है? अनचार्ज, जिसपे कोई चार्ज नहीं है. और ऐसे ही एक सिल्क क्लॉथ है वो भी क्या है? अनचार्ज. अब मैंने इन दोनों को आपस में रब किया तो ग्लास रोड पे कैसा चार्ज आया? पॉजिटिव. और सिल्क क्लॉथ पे कैसा चार्ज आया? नेगेटिव. तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम बिफोर रनिंग, यानी कि इनको जब तक आपने रब नहीं किया उससे पहले अगर टोटल चार्ज देखे सिस्टम का तो वो कितना है? अब इस पे भी चार्ज नहीं है, इस पे भी चार्ज नहीं है, तो हियर द टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम यानी कि ग्लास रोड प्लस सिल्क क्लॉथ बिफोर रबिंग इज इक्वल टू 0. तो टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम आफ्टर रबिंग इज इक्वल टू, अब ग्लास रोड पे कैसा है? पॉजिटिव, और सिल्क क्लॉथ पे कैसा है? नेगेटिव. तो पॉजिटिव नेगेटिव को ऐड करोगे तो वो तो कैंसिल, तो टोटल चार्ज कितना आया? 0. तो विच इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. मतलब हमने उसको रब किया तो चार्ज उनके ऊपर प्रोड्यूस हुआ, इंड्यूस हुआ या कंडक्शन की वजह से हुआ, लेकिन जो टोटल चार्ज रहेगा आइसोलेटेड सिस्टम पे वो हमेशा कैसा रहेगा? कांस्टेंट. ओके, उसके बाद आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी. तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, आइंस्टीन को आप सभी जानते हो, मास एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टिबल क्वांटिटीज. तो आइंस्टीन ने क्या कहा कि मास और जो एनर्जी है ना वो इंटरकन्वर्टिबल है. भाई हो सकता है किसी बॉडी का मास एनर्जी में चेंज हो जाए और एनर्जी किस में चेंज हो जाए? मास में. तो इनके अनुसार मास ऑफ सिस्टम कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड द एनर्जी ऑफ ए सिस्टम कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास. मतलब किसी भी सिस्टम का मास हम कन्वर्ट कर सकते हैं किस में? एनर्जी में. और एनर्जी को उस सिस्टम की हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? मास में. बट द सम ऑफ मास एंड एनर्जी ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट. लेकिन अगर इन दोनों का सम लेंगे ना हम तो वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट. तो उन्होंने एक इक्वेशन दी, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर. तो E यहाँ पे क्या है? एनर्जी, m क्या है? मास, और c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट. जो सभी को पता है c इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो इसका मतलब दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक एंड न्यूक्लियर बॉम्ब. तो ये जो चीज है ना आपका, ये जो प्रिंसिपल है ये किसका है? एटॉमिक एंड न्यूक्लियर बॉम्ब. तो इन्हीं के बेस के ऊपर बनाए जाते हैं, काम करते हैं वो. तो इसका मतलब
atomic and nuclear masses are convertible या converted into energy according to the relation E is equal to mc square। और आजकल तो हम इन रिलेशंस को यूज करके क्या चीज इंड्यूस कर रहे हैं या क्या चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी, एनर्जी भी यूज कर रहे हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में। ठीक है, तो टेक ए स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, किसके बारे में, लीनियर मोमेंटम है, उसके बाद एंगुलर मोमेंटम है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो टेक ए स्क्रीनशॉट, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इससे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। तो अब पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ओनली। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अब सब कहोगे सर वो कैसे, तो मान लीजिए आपके पास कोई एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, तो जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो तो वो क्या करता है, ग्लो करता है। तो इसका मतलब सबसे पहले हमने उसको क्या दिया, इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी के बाद वो अगर ग्लो करता है तो आपको क्या मिली, लाइट। अब जो उसका फिलामेंट है वो क्या करता है, हीट अप करता है। इसका मतलब हमें क्या मिली, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमने किस में कन्वर्ट किया, हीट प्लस लाइट एनर्जी। तो हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ना तो उसको क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इन अदर वर्ड्स टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम अंडर कंजर्वेटिव फोर्स रिमेन्स द सेम। मतलब दूसरे शब्दों में अगर कहें तो टोटल जो एनर्जी होगी किसी भी सिस्टम की अंडर कंजर्वेटिव फोर्स, और कंजर्वेटिव फोर्स कौन से फोर्सेज होते थे, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, ये दोनों क्या थे, कंजर्वेटिव। मतलब जो किस पे डिपेंड करते हैं, इनिशियल और फाइनल पोजीशन। ओके, डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ फॉलोड। तो उस कंडीशंस में टोटल एनर्जी किसी भी सिस्टम की क्या रहेगी, सेम। अब एग्जांपल देखिए, द टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। अब मान लीजिए मैंने इस चीज को नीचे ड्रॉप किया, तो जब ये नीचे जा रहा है, जब यहाँ पे ये स्टेबल था तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या थी, 0। लेकिन उस टाइम पे इसकी मैक्सिमम क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही हमने इसको ड्रॉप किया तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होना स्टार्ट हुई और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज। अब जैसे ही ये ग्राउंड से टकराएगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। क्लियर। तो वो एनर्जी जैसे ये ग्राउंड से टकराएगा तो साउंड एनर्जी में भी तो कन्वर्ट हुई, लेकिन टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। ओके, दूसरे केस में द टोटल एनर्जी ऑफ ए वाइब्रेटिंग सिंपल पेंडुलम। अब सिंपल पेंडुलम कैसे मूव करता रहता है, ऐसे। तो इसका मतलब उसकी जो एनर्जी होगी टोटल आल्सो रिमेन्स द सेम एट एन इंस्टेंट। किसी भी इंस्टेंट पे अगर आप उसकी एनर्जी देखते हो तो हमेशा क्या रहेगी, वो भी सेम। तो दिस इज अवर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, मतलब ना तो एनर्जी को आप क्या कर पा रहे हो, क्रिएट कर पा रहे हो, ना ही क्या कर पा रहे हो, डिस्ट्रॉय कर पा रहे हो। तो इसका मतलब टोटल एनर्जी क्या हुई, कांस्टेंट। हाँ, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट। उसके बाद आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब 9th क्लास में हम लीनियर मोमेंटम पढ़ चुके हैं कि लीनियर मोमेंटम क्या होता था, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी एंड डिनोटेड बाय p। तो p इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहना क्या चाहता है, द टोटल मोमेंटम एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। अगर मैं ये कहूं मैंने ऑब्जेक्ट के ऊपर बाहर से फोर्स ही अप्लाई ना किया हो तो क्या वो बॉडी मूव करेगी, अगर नहीं करेगी तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता था, dp बाय dt, यानी कि चेंज इन मोमेंटम के। अब अगर मैं फोर्स को 0 कर दूं तो मेरे पास ये क्या हुई, कांस्टेंट ही तो हुई। तो इसका मतलब किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम होगा वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। कब, यदि हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें, मतलब जो एक्सटर्नल फोर्स है उसको हम क्या पुट कर दें, 0।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रॉकेट प्रोपल्सन जो है आपका, रॉकेट मूव करता है अपवर्ड, तो उसके जो गैसेस कह सकते हो, तो वो किस तरफ आती है, फ्यूल जो होता है वो डाउनवर्ड आता है। तो इसका मतलब जो रॉकेट प्रोपल्सन है आपका, वो किसके ऊपर बेस है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे, ठीक है, जो हम किस में पढ़ेंगे, थर्ड यूनिट में। उसके बाद रिकॉइल्स ऑफ ए गन इज आल्सो बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब मान लीजिए मेरे हाथ में ये क्या है, एक गन है, इसके अंदर बुलेट है, तो जैसे ही मैं बुलेट को इसमें से क्या करता हूँ, ट्रिगर दबाता हूँ, तो ये फायर होती है। तो बुलेट आपकी क्या होती है, फॉरवर्ड मूव करती है, लेकिन जो गन है वो क्या करती है, बैकवर्ड। अगर ये बैकवर्ड मूव ना करे तो मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। तो उसको कंजर्व करने के लिए जो गन है आपकी वो क्या करती है, बैकवर्ड मूव करती है, और जो बुलेट है वो फॉरवर्ड। तो इससे टोटल मोमेंटम जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, कंजर्व, ठीक है। उसके बाद आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब मान लीजिए कोई चीज स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही है, मतलब एक ही एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है, चाहे वो एक्स में, चाहे वाई में, जेड में, वो मतलब स्ट्रेट मूव कर रही है, तो वो क्या है आपका लीनियर मोमेंटम। अगर मैं उसी चीज को एक फिक्स एक्सिस के अलोंग क्या करूं, रोटेट करूं, तो दैट इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम। तो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। तो एंगुलर मोमेंटम किसी भी एक सिस्टम का या पार्टिकल्स का कैसे डिफाइन करेंगे, तो इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम या फिर द पार्टिकल एंड इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब सीधी सी बात है, एंगुलर मोमेंटम क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम और या फिर द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, या तो एक सिस्टम का हो या एक सिंपल पार्टिकल्स का, और उसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी कहां से, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मान लीजिए ये कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन है किसी चीज का, तो यहां से जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी ना, और वो चीज ऐसे मूव कर रही है, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस और इसका जो लीनियर मोमेंटम होगा इस बॉडी का, उन दोनों की जो क्रॉस प्रोडक्ट होगी वो हमारे क्या कहलाएगी, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एल से। तो कैपिटल एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, ठीक है। आर यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और पी क्या है, लीनियर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम भी क्या है आपका, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कंजर्व इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ऑन इट। यहाँ पे जो एक्सटर्नल टॉर्क की बात की जा रही है, जैसे इसमें हमने कहा था कि भाई लीनियर मोमेंटम किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या रहेगा, कांस्टेंट, यदि हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम में हम बात किसकी करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स की, और एंगुलर मोमेंटम में हम किसकी बात करेंगे, एक्सटर्नल टॉर्क की। तो टॉर्क क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट, जो मतलब किसी भी बॉडी को क्या देगा, टर्निंग इफेक्ट। तो इसका मतलब इट इज डिनोटेड बाय टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो टॉर्क भी आपका क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, और इट इज मेजर्ड इन न्यूटन मीटर। तो टेक ए स्क्रीनशॉट। तो यहां पे हमारा चैप्टर फर्स्ट फिनिश होता है, ओके। इसके बाद पढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर, मेजरमेंट या सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो टेक ए स्क्रीनशॉट। तो डियर स्टूडेंट्स, अब तक हमने चैप्टर फर्स्ट में क्या क्या रीड किया, मतलब क्या क्या पढ़ा है अब तक। तो सबसे पहली चीज साइंस क्या है, दूसरा डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस, आफ्टर दैट मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक, यानी कि ये तो हमारी कौन सी है, मैक्रोस्कोपिक, जो हमारी क्लासिकल है, और ये कौन सी है, जो हम मॉडर्न पढ़ते आ, जो फिलहाल हम पढ़ रहे हैं, ये ओल्ड है और ये क्या है, मॉडर्न, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, फिजिक्स,
उसके बाद डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, उसके बाद इसके अंदर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स के बाद हमने क्या रीड किया था इसमें, हाउ फिजिक्स रिलेटेड टू आवर सोसाइटी, हाउ फिजिक्स is related to other branches of science या फिर मैथ। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, उसके बाद हमने डिफरेंट फोर्सेस जो नेचर में है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स है, वीक न्यूक्लियर है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर है। उसके बाद हमने पढ़े हैं लॉज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो इसके बाद ये आपका था चैप्टर फर्स्ट। इसके बाद हमने पढ़ना है चैप्टर सेकंड, फिजिकल वर्ल्ड में मेजरमेंट। ठीक है, तो वहां पे हम पढ़ेंगे यूनिट क्या होती है, मेजरमेंट की नीड क्यों है, उसके बाद डिराइव यूनिट्स क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं, या फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। ठीक है, तो वो हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।